नमस्कार दोस्तों। आज अपनी बात मैं एक गीत को गुनगुना के मैं गा तो पाता नहीं हूँ। उसकी पंक्तियाँ सुना के शुरू करता हूँ। हो के मजबूर उसने भुलाया होगा, ज़हर चुपके से दवा जान के खाया होगा। दिल ने ऐसे भी कुछ अफ़साने सुनाए होंगे, अश्क आँखों ने पिए और न बहाए होंगे। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक हर्फ ज़मीन पर उभर आया होगा। ये पंक्तियाँ मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि मुझे गीत तो आता नहीं है। इस गीत को एक समय में मैं बहुत सुना करता था और कब सुनता था, जब मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से मैं लखनऊ में होता था, मेरा ब्रेकअप हुआ, तो उसके बाद में हम दोनों एक-दूसरे से मतलब खुशी-खुशी इस बात को कह सकते हैं अलग हुए। लेकिन ना मैं खुश था, ना वो खुश थी। लेकिन अब ठीक है, दूर जाने का फैसला कर लिया था। तो ये था कि मेरे खत उसने कैसे जलाए होंगे ये था और इसी तरीके से एक दूसरी चीज़ थी जो मैं उससे कहता था, अब ना आएगा पीछे तेरे कोई, ना कोई तुझको आवाज़ देगा। किसे देखता है मेरे दिल, तेरा कौन है जो तुझे रोक लेगा। तो कमोबेश इस तरह की स्थिति होती थी। आप कहेंगे कि आज मैं इन पंक्तियों को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब दिल टूटता है तो इसी तरह की पंक्तियां निकलती हैं। आज भी दिल टूट रहे हैं और उनसे टूट रहे हैं जिनके लिए आपने अपना सब कुछ समर्पित किया। मैं बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, जितना प्यार मैंने उससे किया था उतना प्यार मैं जीवन में किसी को नहीं कर सकता और शायद महसूस करता हूं कि इतना प्यार वो भी शायद किसी और को नहीं करती होगी। तो इस तरह की स्थितियां हो तो आप समझ सकते हैं कि ये वो चीजें हैं जो आज हो रही हैं और इसके वजह बताता हूं। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि निजी जीवन से आप बहुत सारी चीजों को खुद महसूस करते हैं, अपने आप में महसूस करते हैं। कुछ लोगों ने इसको जिया भी होगा। आज जब हम अपनी बात करते हैं तो हमसे बड़ा थोड़ा हमारा परिवार होता है, हमारे परिवार से बड़ा थोड़ा समाज होता है, समाज से बड़ा क्षेत्र होता है, क्षेत्र के बाद में राज्य होता है, राज्य के बाद में पूरी दुनिया होती है, देश होता है। तो वह भी एक परिवार है, ये भी एक परिवार था। ये छोटा परिवार, वो बड़ा परिवार। जब हम विस्तृत परिवार में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हमें नहीं समझ में आती, बहुत सारी चीजें उन्हें नहीं समझ में आती। उनके कारण मतभेद होते हैं। यदि हम उन्हें सुलझा लें तो बड़ी सारी अच्छी चीजें होती हैं, नहीं सुलझा पाते हैं तो बड़ी सारी चीजें फंस जाती हैं। आज बिहार में विधानसभा में बहुमत का प्रस्ताव पारित किया जा रहा था कि नीतीश कुमार की सरकार के पास विश्वास है या नहीं है। साहब, कई विधायक ऐसे थे जो इस पलटी से बड़े दुखी थे। कुछ नीतीश कुमार के भी साथ के थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, उनके भी दिल टूटे थे। विभिन्न कारण हो सकते हैं और दिल निश्चित रूप से तेजस्वी का भी टूटा था कि उन्होंने तो कहा था कि हम बाहर से समर्थन दे दें, आप सरकार चलाइए, हम नहीं आना चाहते। लेकिन उन्होंने जिद करके कहा कि नहीं, आप आइए, आप अपने लोगों को भी लाइए और आप सबसे बड़े दल हैं, इसलिए जरूरी है। बहरहाल, आज मैं बड़े उसके साथ कहता हूं, तमाम सारे लोग, तमाम राजनीतिक पंडित यह कयास लगा रहे थे कि कांग्रेस से विधायक टूट जाएंगे। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि बिहार में कांग्रेस के का एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी खरीद नहीं पाई और नहीं तोड़ पाई। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी को यह बहुत ज्यादा यकीन था कि उसका कोई विधायक नहीं टूटेगा। लालू को यह भरोसा था, तेजस्वी को भरोसा था और उन लोगों पे तो ज्यादा भरोसा था जिन्हें उन्होंने बनाया था।
लेकिन आज भरोसा टूटा। उसके पहले जो जेडीयू के यानी नीतीश कुमार के विधायक थे, वहां से 3 विधायक समर्थन में आ चुके थे तेजस्वी यादव, और वो इस पलटी का विरोध कर रहे थे। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक आ चुके थे। तो यानी सरकार नीतीश कुमार की गिर जानी थी और तेजस्वी यादव की बन जानी थी। अच्छे से चल रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर, चूंकि पहले विधानसभा अध्यक्ष का जो है विश्वास को लेने की बात आई, जिसके कारण यह टेस्ट हो जाना था, वो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जो नीतीश कुमार के विधायक, जो नहीं चाहते थे, उनकी पलटी से नाराज थे, दोनों की पलटी से, भारतीय जनता पार्टी की भी पलटी से और उनकी भी पलटी से, वो बाहर रहे। लेकिन तेजस्वी यादव के यानी आरजेडी के 3 विधायक, जिनमें से एक वो विधायक है जिनके पिता आनंद मोहन अपराधी, बड़े अपराधी हैं, उनको जो है उनके परिवार से उन्हें टिकट दिया था, युवा लड़का था, उसको उन्होंने मौका दिया था, वो पलटी मार गया। एक इसी तरीके से अपराधी अनंत सिंह, उनकी भी बीवी पलटी मार गई, और इसी तरीके से एक और यादव जी, प्रहलाद यादव, वो पलटी मार गए, जो सबसे पुराने इनके विधायक थे। क्यों मार गए? क्योंकि 2 ही तरह के लोग टूटते हैं, या तो कमजोर लोग टूटते हैं, या टूटते हैं जो बिकाऊ होते हैं, या वो टूटते हैं जो डरते हैं। तो इनमें से 2 लोग डरने वाले थे, एक बिकाऊ थे, तो वो टूट गए। और जब विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आया और उसमें आरजेडी को हार मिली, तो जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के विधायक बाहर थे, वो आ गए, वो समझ गए कि अब कुछ होना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो फिर उपस्थित हो गए। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार बन रहे हैं मुख्यमंत्री, तो साथ ये खेल था। बहरहाल, इसमें मैं कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं कर रहा हूं, यह आश्चर्य का विषय नहीं था। तेजस्वी यादव ने लेकिन ऐसे वक्त में जो भाषण दिया और जो शब्द कहे, वो अपने आप में बड़ी चीज है। उन्होंने कहा, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं, और मैं धन्यवाद देता हूं महागठबंधन में कांग्रेस को भी, माले को भी, कि उन्होंने डट कर मेरा साथ दिया, और मैं यह वायदा करता हूं, ये बोलता हूं कि मैं डट कर खड़ा रहूंगा। तो यह इस बात का संदेश देता है कि यह होती है राजनीति, इसी को राजनीति कहते हैं। बहरहाल, उस राजनीति का नतीजा यह हुआ कि आज तेजस्वी यादव ने विधानसभा में नीतीश कुमार के सामने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने सबको नंगा कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे करके उन्होंने कितनी दिक्कतें उठाकर जातिगत जनगणना कराई, कितनी दिक्कतें उठा करके उन्होंने नौकरियां दिलवाई, और कितनी और नौकरियां देने की फाइल वो भेज के गए, जिसे नीतीश कुमार दावे हुए। उन्होंने कैसे वहां की आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने की फाइल भेजी है, और वह भी नीतीश कुमार दावे हुए। ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। यानी कितना वेलफेयर के बारे में सोच रहे थे, अपने बारे में नहीं सोच रहे थे। यह बात आज विधानसभा में सामने आ गई। जिन लालू यादव और उनके परिवार पे तमाम आरोप लगते हैं, उस परिवार का वह लड़का आज बता रहा था, और उसने इतनी परिपक्वता से राजनीति को प्रस्तुत किया कि अपने आप में लग रहा था कि वाह, यह होती है राजनीति और यह होती है सुचिता। वो दोनों देखने को मिली, जो
भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी राजनीति में सुचिता, और जो कहा करते थे जनता दल जनता पार्टी, उन दोनों में सुचिता नहीं थी। सुचिता देखने को मिली तो तेजस्वी यादव में मिली, कांग्रेस पार्टी के लोगों में मिली, माले के लोगों में मिली। भाजपा और जेडीयू ने का चेहरा बेनकाब हो गया। भले ही वो जीत गए, लेकिन वो जीत के भी आज हार गए, और निश्चित रूप से इसके नतीजे आने वाले चुनाव में देखने को मिलेंगे। बहरहाल यह तो हुई एक खबर। तो स्वाभाविक सी बात है, अब नीतीश की क्या मजबूरियां रही होंगी, क्यों उन्होंने ऐसे भुलाया होगा, क्या स्थिति है, जो सारी बातें बताई तेजस्वी ने, उससे समझ में आता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूर है। इसीलिए उन्होंने बात तक नहीं की। तो जो बात करने की हिम्मत न जुटा पाया हो, आप समझ सकते हैं वो क्या बात रही हो। इसीलिए मैंने अपना किस्सा सुनाया कि हम बात नहीं कर पाए। बहरहाल इसके बाद एक और खबर आती है, जो कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि जो स्वार्थी हैं, जो डरे हुए हैं, या जो भ्रष्ट हैं, या कोई और कारण है, लालची हैं, तो ये सारे लोग जो हैं यही करते हैं दल बदल। ये दुनिया में दल बदल होता है, लेकिन दुनिया में दल बदल वैचारिक परिवर्तन के कारण होता है या पार्टियों के गठबंधन के कारण होता है, लेकिन भारत में दल बदल स्वार्थों पे हो, यही एक अंतर है। और भारत में दल बदल के यदि आप इतिहास को देखेंगे तो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहला दल बदल किसने किया था? 1967 में चौधरी चरण सिंह ने किया, और उन्होंने उन चंद्रभान गुप्त जी की सरकार गिराई थी, जिन चंद्रभान गुप्त जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को, सरकार को, देश को अपनी आज की डेट में यदि उसकी कीमत जोड़ेंगे तो उनकी संपत्तियों की कीमत कई लाख करोड़ रुपए होगी, कई लाख करोड़, यानी भारत के करीब करीब बजट के बराबर की संपत्तियां होंगी। वो उन्होंने जो प्राइम लोकेशन में है, चाहे चारबाग जो रेलवे स्टेशन है वहां से लेके सारे हजरतगंज तक उन्हीं की संपत्तियां हैं। उन्हीं की संपत्तियों में कहीं ऑडिटोरियम बना है, कहीं पे हॉस्पिटल बना है, कहीं पर कोई और बिल्डिंग है। तो इस तरह से उन्होंने तमाम सारी, किसी में कोई ऑफिस वो दे गए थे इस देश को। उन्होंने सब कुछ दिया, लिया कुछ नहीं हिंदुस्तान से। मुख्यमंत्री भी थे तो कुछ लेते नहीं थे, अपने पैसे से, अपने खर्चे से सब कुछ करते थे उस दौर के लोग। बहरहाल उनकी सरकार गिरवा के मुख्यमंत्री बने थे, और उन्होंने कांग्रेस को कैसे तोड़ा था, कांग्रेस में थे तो कैसे तोड़ा था, और क्रांति पार्टी बनाई थी, दल बनाया था, तो वो सबको याद है। उसके पहले भी 1952 में जब देश आजाद होने के बाद, पहला चुनाव होने के बाद में हुआ था, और सी राजगोपालाचारी जो गांधी जी के समधी थे और देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, उन्हें जब तमिलनाडु का जो मद्रास प्रांत होता था तब उसका मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने पे 16 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल कराया था। हालांकि वो दल बदल भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, उसमें कोई उस तरह का नहीं था कि किसी स्वार्थ में और उसके कारण से लोग ज्वाइन कर रहे थे कि उन्हें मंत्री पद मिल रहा हो या पैसा मिल रहा हो या कोई चीज मिल रही हो। उस समय इस तरह की स्थितियां नहीं थी, और निश्चित रूप से सी राजगोपालाचारी भी बहुत ईमानदार और सच्चे व्यक्ति थे, लेकिन विचारों को लेकर के मतभेद था। तो वो जो बदलाव था वो विचारों को लेकर के था, इसलिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो है कि 16 विधायक आए थे। और उस समय आपको एक चीज बताएं, ये वही सी राजगोपालाचारी, जब गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन किया था, तो जब मुस्लिम लीग ने गांधी जी का बायकॉट किया था, इस आंदोलन का बायकॉट किया था, आरएसएस और हिंदू महासभा ने इसका बायकॉट किया था, उस समय सी राजगोपालाचारी ने भी उसका बायकॉट किया था, और वो उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे।
पूरे कांग्रेसी जेल जा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करें, तो नहीं किया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऐसा, ये वही है जो कांग्रेस छोड़ करके फिर चले गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में चले गए। बावजूद इसके मैं एक चीज बताता हूं कि जब भारत रत्न शुरू हुआ तो सबसे पहला भारत रत्न सी राजगोपालाचारी को ही पंडित नेहरू, उस समय प्रधानमंत्री नहीं तय करता था, वो दौर अलग था, उस समय राष्ट्रपति खुद ही तय करता था। बहरहाल स्वीकृति थी पंडित नेहरू की, और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पंडित नेहरू की बात को काट दिया करते थे, सबको ही जानता है, तो उनको दिया गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कोई भारत रत्न से नहीं बिकता था। तो चौधरी चरण सिंह ने तो तोड़ करी थी, मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी के खिलाफ, और इसके बाद में इंदिरा गांधी का सहयोग लेकर के ही फिर दोबारा वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन तिवारा फिर वो जब उसकी बात आई और तब वो जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए, फिर बाद में उसको तोड़ करके वो प्रधानमंत्री कैसे बने, कांग्रेस की सहयोग से, इंदिरा गांधी के सहयोग से, ये सारी बातें सामने। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजें हैं। तो जो लोग किसानों और सबकी बात करते हैं, तो दल बदल की स्थिति ये रही है, कुछ लोग स्वार्थ में, कुछ लोग ऐसे, और तभी से देश में यह स्थिति आई, अस्थिर होना शुरू हुआ। ये स्थितियां तब आई जब कांग्रेस कमजोर हुई और लगातार इस तरह की स्थितियां हुई, तमाम राज्यों में ये हालात पैदा हुए। बहरहाल इन सब से बाहर आते हैं, तो ये इससे फायदा किसको हो रहा है? चौधरी चरण सिंह ने निश्चित रूप से इस देश में बड़ा योगदान दिया है, किसानों के लिए बहुत किया है। जब 1937 में पहला चुनाव हुआ था अंग्रेजी हुकूमत के दौरान, उस समय भी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़े और 1937 में वो सदस्य बने थे, और वो 1930 में कांग्रेस के तमाम आंदोलनों में शामिल हुए थे और कांग्रेस में शामिल हुए थे, और उस समय गांधी जी के दांडी उसमें और पंडित नेहरू के पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव से वो इतना प्रभावित हुए कि वो कांग्रेस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था। जो आज आप देखते हैं गाजियाबाद, मेरठ और इधर का इलाका, इधर पे कांग्रेस को उन्होंने ही खड़ा किया था, इसमें कोई दो राय नहीं, जमीनी तौर पे बनाया था। तो ये वो लोग, इन लोगों ने बनाया था, लेकिन फिर तोड़ा नहीं। जब तोड़ा तो क्यों तोड़ा? उस समय देश के लिए जोड़ रहे थे, बना रहे थे, लेकिन तोड़ने की बारी आई तो कभी पद के लिए, कभी कुर्सियों के लिए, यह मसला हुआ, क्योंकि उन सारी चीजों पे काम हो रहा था जो वो कह रहे थे, चाहे जमींदारी प्रथा को खत्म करने का हो, चाहे दूसरी चीजें हो, ये सारी चीजें आई। वो सहकारिता आंदोलन के पंडित नेहरू के सिद्धांत के खिलाफ थे। वो कहते थे सहकारिता की बजाय मालिकाना हक पे काम किया जाए, सिर्फ किसानों को किया जाए। पंडित नेहरू का कहना था नहीं, दोनों पे होना चाहिए। इसको लेके मतभेद भी रहा, लेकिन उसके बावजूद वो पंडित नेहरू के साथ रहे। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद वो टूटे, और बहुत सारे लोग टूटे थे, एक नहीं। मोरारजी देसाई का सपना टूट गया, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। ये मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इनका सपना टूट गया। हालांकि मुख्यमंत्री जो थे वो खुद में अपने आप में समर्पित और संत की तरह थे। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि आखिर ये तोड़फोड़ हो रही है तो और क्या है? अब एक तोड़फोड़ आज ही हुई है, वो हुई है महाराष्ट्र में। वहां कांग्रेस, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, इस तरह के खेल चल रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता उस समय, जो मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा, जिन्हें कांग्रेस ने, उनके पिता को भी सब कुछ कांग्रेस ने दिया, उनको भी जो कुछ है उनके पास वो कांग्रेस ने दिया। उनके पिता का तो फिर भी थोड़ा सा योगदान था, लेकिन मिलिंद देवड़ा का कोई कांग्रेस में योगदान नहीं था। बल्कि आज उनके घर में यदि खाने को रोटी है या कुछ भी है तो वो कांग्रेस के कारण है, और इतना बड़े व्यक्ति हैं, मंत्री रहे, वो रहे तो कांग्रेस के कारण। तो साहब
यह स्थिति है। तो उनको दिया था, वो चले गए मोदी जी के इशारे पर। तो साहब एक की वो छोड़ के गए। उसी के बाद में एक मुस्लिम नेता है बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी के पास भी आज जो कुछ है वो कांग्रेस का दिया हुआ है। उनको दिया कांग्रेस ने, उनके बेटे को दिया, और जब कुछ रहा, सत्ता देने की स्थिति में थी कांग्रेस तो सब कुछ दिया, लेकिन वो भी छोड़ गए। अब इसके बाद तीसरे हैं आज जिन्होंने इस्तीफा दिया, वो अशोक चौहान। ये वही अशोक चौहान है जो आदर्श सोसाइटी घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री रहते हुए इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस ने इस्तीफा ले लिया और इनके पिता को भी मुख्यमंत्री बनाया था। महाराष्ट्र में इनके पिता शंकरराव चौहान वो मुख्यमंत्री रहे, और निश्चित रूप से शंकरराव चौहान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और तमाम सारी चीजें थी, उनकी अच्छाइयां भी थी। तो ऐसी स्थिति में बावजूद इसके शंकरराव चौहान से बिल्कुल इतर ये सुविधा के नेता बन गए। हालांकि पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, सब कुछ, लेकिन अंततः आते आते यह स्थिति होती है, कहीं डर भी होता है। उस सोसाइटी का जो मामला है जांच का, वो अटका हुआ है, उसका भी खतरा है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जाने की राह जो है फायदेमंद होती है, क्योंकि भारतीय, मैंने जैसे कहा, दल बदल 2-3-4 तरह के लोग करते हैं। एक वो करते हैं जिनको डर होता है, एक वो करते हैं जिन्हें स्वार्थ होता है, या जो फौरी कोई ऐसी स्थितियां होती हैं कि उनको उपेक्षित किया जा रहा है, उनकी पार्टी में स्थान नहीं मिल रहा है या कोई चीज है। तो इनकी स्थिति यही थी, क्योंकि पार्टी ने सब कुछ दे रखा था। चुनाव 2019 का ये हारे, उसके बाद ये इनकी स्थिति वही है जो स्थिति सिंधिया की थी। चलिए छोड़िए। तो इस तरह से है। अब ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने सुविधा से पाया। जयंत चौधरी छोड़ के चले गए क्योंकि उनका कहीं कोई योगदान नहीं, उन्हें सिर्फ इस नाम पे वो खा रहे हैं कि वो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, नहीं तो ना उनके पिता का कोई योगदान रहा, ना उनका कोई योगदान। जबकि इसी तरीके से तमाम और भी बहुत सारे नेता हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने पिता के जेल जाने के बाद में पार्टी को भी संभाला, पार्टी को वो किया, और विषम परिस्थितियों में पार्टी को संभाला। अखिलेश यादव को तो उनके पिता ने मुख्यमंत्री का जीतने के बाद अपने नाम पे जीते और उन्हें ताज पहना दिया था, लेकिन जो भी कुछ है आज, तो तेजस्वी अपने बूते, तो ये बड़ी चीज है। हाँ, पिता का निश्चित रूप से एक आशीष होता है, बचपन से पाठशाला चलती है राजनीति की, क्योंकि घर में होता है, ये बड़ी चीज होती है। तो आज वो स्थिति है जब किसानों पर हमले हो रहे हो, दूसरी चीजें हो रही हो, सब कुछ हो रहा हो, तो कोई इस नाम पे बिक जाता है कि पुरस्कार मिल गया, कोई इस पे डर जाता है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स या दूसरी और कोर्ट की उनसे बच जाएंगे, या कोई सिर्फ स्वार्थ में जाता है। तो ऐसी स्थिति कमोबेश है। अब ये क्या मजबूरियां हैं ये दुनिया जाने, लेकिन एक चीज जरूर है कि आज ये साबित हो रहा है कौन सच्चा है जो देश के लिए लड़ेगा, और देश के लिए लड़ने वालों की आज जरूरत है। तो तेजस्वी ने यह साबित किया है, और जो बात राहुल गांधी बार बार साबित करते हैं कि हम तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए थे, लेकिन हम आपके लिए लड़ रहे हैं, यह अंतर है। इसलिए इन दल बदलुओं को पहचान लीजिए। जय हिंद।